नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ बाय विशाल सर। आज की क्लास हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से शुरुआत कर रहे हैं और जिसका पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, राइट, यू नो वेरी वेल कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से जो चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस किया और कैसे हमने उसको फेस किया, कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनको हम सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए एंड स्टिल सम चैलेंजेस वी आर फेसिंग, राइट। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया की जो नेशन बिल्डिंग की जो जर्नी स्टार्ट होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस और इन प्रेजेंट टाइम 2025, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी फ्रॉम 1947 से लेके 2025 तक की जर्नी हमने कैसे स्टार्ट की, कौन कौन से इस जर्नी में हमने चैलेंजेस को फेस किया और नेशन बिल्डिंग जो है का जो प्रोसेस है वो अभी भी स्टार्ट है और सॉरी अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम जो है इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कॉजेस थे जिनके कारण जो इंडिया का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, राइट। और उस पार्टीशन के कारण कौन कौन से जो है हमें कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े, कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने फेस की। ठीक है। उसके साथ साथ हम इस चैप्टर में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिनके बर्थडे के ओकेज़न में उनके रिमार्केबल रोल के कारण यूनिटी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं लौह पुरुष का क्या योगदान रहा हमारे देश की नेशन को शेप करने में, तो इन्हीं सब टॉपिक्स को हम लोग जो है इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्या है कि आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, राइट। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। एक एक्ट था, वो एक्ट था 1947 का, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू इंडिया को क्या मिली? इंडिपेंडेंस मिली। और आप भी जानते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और जो सेकंड कंट्री बना वो था आपका पाकिस्तान। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो इंडिया था उसको दो कंट्री में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब इसको डिवीज़न किया गया तो इसके कारण कई सारे जो चैलेंजेस थे, है ना, आफ्टर पार्टीशन हम लोगों को फेस करने के लिए मिले। ठीक है। कई सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो हमने फेस करी और कैसे हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनको हमने फेस किया ड्यूरिंग दी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। बेसिकली कई सारे चैलेंजेस थे इंडिया के सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस जिनको हमने फेस किया और उन सब चैलेंजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट तीन मेन चैलेंजेस थे जो हमारे सामने थे, जिनका सॉल्यूशन हमको करना था, जिनको हमें फेस करना था। और वो तीन चैलेंजेस कौन कौन से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि डिस्कस दी चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा। मैं भी काफ़ी कोशिश करूँगा कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड वे में समझाने की। तो द फर्स्ट चैलेंज वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया, and this was not even the important challenge but as well as the immediate challenge. Immediate challenge means कि जिसको हम जो है पोस्टपोन नहीं कर सकते, राइट, जिसको हम कुछ देर के लिए टाल नहीं सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन। ठीक है। सो ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चैलेंज था आफ्टर इंडिपेंडेंस। शेप अ नेशन मीन्स कि आज हम देख रहे हैं कि इंडिया एज अ नेशन, ठीक है, तो हमारी इंडिया का जो हम देखते हैं तो इसमें इन प्रेजेंट टाइम कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, राइट। 28 स्टेट से मिलके और साथ ही साथ हाउ मच यूटीज़? 8 यूटीज़ हैं हमारे पास, है ना, राइट। तो ये 28 स्टेट्स मिलके और ये 8 यूनियन टेरिटोरीज मिलके जो है वो इंडिया का क्या करती है? भारत का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो ये जो भारत का फॉर्मेशन हुआ, ये जो इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, इसकी जो जर्नी है जो आज हम देख रहे हैं, हालांकि बाद में भी इसमें कई सारे चेंजेस आए, तो ये जर्नी जो वो स्टार्ट होती है वो एज अ फर्स्ट चैलेंज स्टार्ट होती है जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि हम अपने कंट्री को जो नेशन है वो कैसे चेंज जो है शेप करेंगे। और कई सारे चैलेंजेस भी थे हमारे सामने क्योंकि इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल लैंड, तो हमारे यहाँ पे कई सारे रिलीजन, कई सारे कल्चर, कई सारी जो डाइवर्सिटीज़ है वो देखने के लिए मिलती हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया को जिस सिचुएशन में आज़ादी मिली थी, प्रॉब्लम उसमें थी,
एक्चुअली इंडिया को जो आज़ादी मिली थी, आप सब जानते हैं कि इंडिया का जो मेनली इंडिपेंडेंस मूवमेंट है जो वो स्टार्ट होता है 1885 के से, जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है, राइट। उसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते जो ये मूवमेंट है वो अपने कई फॉर्म्स में स्टार्ट होता है, कई सारे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो इसमें चलते हैं, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को जाके क्या होता है, इंडिया को आज़ादी मिल जाती है फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है। बट उस टाइम होता क्या है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट की मैं अभी आपसे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है, 1947 का इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट, इस एक्ट में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ना सिर्फ ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की मेन पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, है ना, बांटो और राज करो। तो जाते जाते भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक सीरियस चैलेंज था, राइट। तो उसके बाद हमने उस चैलेंज को कैसे फेस किया, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन मेजॉरिटी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी जो है वो इंडिया के जो लैंड था, कंप्लीट लैंड था, इसका पार्टीशन हुआ। जो बेसिकली कुछ रीजन ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी देखने के लिए मिलती थी। एक था आपका एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन, जिसको NWFR भी कहते हैं। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मे बी एज ए MCQ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय NWFR, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में कौन सा रीजन है, पाकिस्तान, राइट। तो उस टाइम में क्या था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन था वहाँ पे पाकिस्तान, जो भी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो इसलिए वो जो है एक मतलब अलग कंट्री बना, ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो हम प्रेजेंट टाइम में अभी देख रहे हैं बंगाल, ठीक है, बिफोर दी पार्टीशन जो ये कंप्लीट एक यूनिफाइड बंगाल था, इसके भी 2 पार्टीशन हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो जो आज प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में वो है, दैट इज वेस्ट बंगाल, और एक प्रेजेंट टाइम में जो न्यू कंट्री बन के इमर्ज हुआ, बांग्लादेश, ठीक है, 1971 के बारे में, वन के वॉर के बाद। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ इंडिया का पार्टीशन हुआ, और ये पार्टीशन मेनली जो था वो बेस्ड था जो मुस्लिम लीग के काफ़ी प्रो डोमिनेंट लीडर थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना ने, आपको पता है कि 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, 2 नेशन थ्योरी। अब ये 2 नेशन थ्योरी क्या है, बेसिकली जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनका ये कहना था भाई इंडिया और इंडिया में जो मतलब जो उस टाइम में बिफोर द पार्टीशन की 2 मेनली जो है कम्युनिटी रहती है, रिलीजियस कम्युनिटी, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो इनका कहना था कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं ये 2 अलग अलग रिलीजन है, इनका कल्चर अलग अलग है, इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो अलग अलग हैं, और ये दोनों ही जो है वो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो रिलीजन के आधार पे, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के आधार पे 2 अलग देश होना चाहिए, और इसी के आधार पे इन्होंने पाकिस्तान की जो डिमांड है 2 नेशन थ्योरी के थ्रू, कब दी थी ये 2 नेशन थ्योरी, 1940 में इन्होंने दी थी, राइट। तो 1940 में इन्होंने जो है एक सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन दी मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो हम आज़ादी की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ रहे थे, है ना, जिसकी शुरुआत 1885 में होती है, वो फाइनली 15 अगस्त 1947 तक आते आते 2 अलग देशों के रूप में हमारे सामने इमर्ज होती है। तो ये थी 2 नेशन थ्योरी, जिसके बिहाफ पे इंडिया का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है कि डिस्क्राइब द 2 नेशन थ्योरी, या हु गिव द 2 नेशन थ्योरी, व्हेन गिव द 2 नेशन थ्योरी। सो बेसिकली 2 नेशन थ्योरी गिवन बाय द मोहम्मद अली जिन्ना इन 1940। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। तो अब 2 नेशन थ्योरी के बिहाफ पे जो इंडिया और पाकिस्तान है उसका बंटवारा तो हो गया। इसके साथ साथ एक तीसरा फैक्टर भी था इसमें, वो था आपका प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थे भाई, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल नहीं हो रहा था, ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटिश जो थे वो रूल नहीं कर रहे थे, वहाँ पे इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल था। हालांकि जो आपका सुपरमेसी थी वो ब्रिटिशर्स की ही थी, और उनके अंडर में रह के वहाँ के जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे वो वहाँ पे रूल करते थे। ऐसा हुआ क्यों, ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हम सब जानते हैं, 1857, राइट, 1857, मंगल पांडे, ठीक है, और तात्या टोपे, और उसके बाद आपका जो है रानी लक्ष्मीबाई। तो ये बहुत सारे जो मतलब क्रांतिकारी थे, उन सब के बारे में आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो उस टाइम ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, उस पॉलिसीज़ के कारण, मेनली जो डलहौजी की पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो उसके कारण कई सारे जो इंडियन रूलर थे उन्होंने अपना जो स्टेट था वो गंवा दिया था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चल के उनके मन में काफ़ी गुस्सा था, और भी कई सारे फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, खासतर से जो उस टाइम में ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके साथ जो है और कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो एक रिवोल्ट के तौर पे होती हैं, जिसे हम 1857 का रिवोल्ट जानते हैं। अब उस रिवोल्ट के बाद अंग्रेज, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो सत्ता थी वो अपनी खो दी थी इंडिया में, राइट, लेकिन कैसे करके उन्होंने दोबारा से रिगेन किया इंडियन टेरिटोरी पे, और फिर वो समझ गए कि भाई अगर हमें इंडिया में लंबे समय तक रूल करना है, ठीक है ना, तो हमें जो ये यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, है ना, इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी
होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मतलब कारण रहा था, जिसके कारण हुआ क्या कि बाद में ब्रिटिश पॉलिसी में चेंज आया और फिर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई जितने भी आपके लोकल रूलर्स थे उनसे ये कहा गया कि ठीक है आप रूल करते रहिए, ठीक है, लेकिन जो आपका जो आप हमारे अंडर में रह के रूल करेंगे, ठीक है ना। रूल आप कैसे करेंगे, आप हमारे अंडर में रह के करेंगे, ठीक है, आप हमारी सुपरमेसी में रह के करेंगे। अब जो उस टाइम में प्रिंस वगैरह थे, राजा वगैरह थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको सत्ता जो थी वो जो जिसका डर था अंग्रेजों के द्वारा छीनने का, तो वो भी उनको अब जो था वो डर मतलब नहीं रहा कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो उनको गद्दी से नहीं हटाएंगे। तो इसी कारण क्या था कि कई सारे जो इंडिया में उस टाइम में ऐसे रीजन थे जहाँ पे छोटे बड़े राजा राज किया करते थे, और उन्हीं को हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो उस टाइम इंडिया क्या था ना, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो था आपका ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया बेसिकली वो जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, राइट, डायरेक्टली वो रूल कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा था आपका प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अभी जो प्रिंसली स्टेट्स था वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल चलता था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब जो आपका 1947 का जो एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसमें क्या था कि ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन किया गया था, ठीक है ना। अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, मेन प्रॉब्लम यही थी बच्चों। प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, तो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बिकॉज मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ब्रिटिश जा तो रहे थे, लेकिन जाते आते भी उन्होंने ऐसा काम करके मतलब वो गए कि जो इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए है ना, हम जो आज एक नेशन के तौर पे, जो एक कंट्री के तौर पे अब जो हम आज आप लोग देख रहे हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सीरियस चैलेंज था, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली इसमें ये प्रोविजन रखा 1947 के इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट में कि इट्स डिपेंड अपॉन दी प्रिंसली स्टेट्स, कि भाई वो चाहे तो जो है इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चॉइस वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चॉइस भी उनके पास थी कि वो चाहे तो अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो तीसरी चॉइस थी ना, यही सबसे बड़ा डेंजर थी, ठीक है। तो मोस्टली उस टाइम में क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो मतलब इंडिया के साथ मतलब मर्ज हो गए, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे हमें एक सीरियस जो चैलेंज है फॉर द नेशन बिल्डिंग टू शेप अ नेशन वी हैव फेस्ड, ठीक है। और आप बेटा आप बच्चों कल्पना कर सकते हो, दोस्तों आप कल्पना कर सकते हो कि अगर उस टाइम में जो इस प्रॉब्लम को हम लोग अगर सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर पाते, तो आज जो इंडिया आप देख रहे हो है ना, शायद ये आपके सामने नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया है, प्लेड बाय दी आयरन मैन, बिस्मार्क ऑफ आवर कंट्री, बिस्मार्क ऑफ आवर नेशन, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है टू फॉर द नेशन बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री, टू शेप अ नेशन एंड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री। तो उनका क्या रोल था, कैसे उन्होंने जो है इसको प्ले किया, और कौन कौन से ऐसे मेनली, जैसे आपका मैं अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम में केरला, वहाँ पे एक स्टेट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था त्रावणकोर। उसके बाद जूनागढ़ जो आपका जो है गुजरात में मतलब हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद साउथ इंडिया में एक था हैदराबाद, ठीक है। फिर आप नॉर्थ में आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर आपका जो है इधर आप आ जाओ मणिपुर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हम इंडिया में भारत में मर्ज करने में हमें काफ़ी जो है चैलेंज हमने फेस किया, और इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमने कैसे मर्ज किया, ठीक है, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट चैलेंज क्या था। फर्स्ट चैलेंज ये था कि कैसे इंडिया को हम एक नेशन के तौर पे क्या करें, शेप करें, ठीक है। और साथ ही साथ शेप हम ऐसे करना है कि जो हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है ना, जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो इंडिया की ब्यूटी है, जो भारत की ब्यूटी है, इस डाइवर्सिटी को कैसे हम मेंटेन करके रखें, है ना। ये एक सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज था। एंड द सेकंड चैलेंज वाज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब ये कैसा चैलेंज था, देखो एक बात तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्यूरिंग दी इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये बात हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, और जो आम जनता थी जो आंदोलन में भाग ले रही थी भारत की आज़ादी के लिए, उनके माइंड में एक चीज़ बहुत ही क्लियर थी, और वो क्या थी कि जब भी हमें आज़ादी मिलेगी, है ना, जब भी हमें आज़ादी मिलेगी, तो हम जो भारत को एक कैसा देश बनाएंगे, हम भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, है ना। भारत को हम एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। कैसा देश बनाएंगे, एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम सेटअप करेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हम लोग सेटअप करेंगे, और भारत का जो रास्ता होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस वो किस तरफ होगा, वो लोकतंत्र की तरफ होगा, वो डेमोक्रेसी की तरफ होगा। बट क्योंकि अगर हम बात करें जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अगर हम बात करें ब्रिटेन की या दूसरे किसी देश की, तो जो डेमोक्रेसी वहाँ पे आई है वो स्टेप बाय स्टेप आई है ना, सडनली नहीं आई है। हालांकि थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस हमें भी रहा है, कुछ लिमिटेड बेसिस पे चुनाव जो थे, इलेक्शंस जो वो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ करते थे, थोड़ा बहुत हमें पास्ट एक्सपीरियंस जो था वो इलेक्शंस का डेमोक्रेसी का हो गया था, बट वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी,
ठीक है। अगर हम थोड़ा और पहले की डिस्कस करें तो इंडिया में एंशियंट टाइम में जो जब जनपदास हुआ करते थे तो उस टाइम में भी हमारे सामने मतलब कई सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं इन दी इंडियन एंशियंट हिस्ट्री कि जैसे कि मैं अगर बात करूं उस टाइम में जो गण हुआ करते जनपदास हुआ करते थे लाइक लिच्छवी, ठीक है, वैशाली, तो यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी के जो क्या कहते हैं एविडेंस है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो बट काफ़ी लिमिटेड जो है फॉर्म में थे। तो आज़ादी के बाद, ठीक है, जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, और पहली बार हम लोग जो है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हाउ वी विल इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट। उसके बाद आप 10th क्लास में पढ़ चुके पॉलिटिकल साइंस में ही पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में कि श्रीलंका में भी जो है कुछ टाइम डेमोक्रेसी को हमने चैलेंज फेस किया। उसके बाद बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश होती है, नेपाल में भी जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हमारे नेबरिंग कंट्री के। बट जो डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस है वो हर जगह हमको सेम देखने के लिए नहीं मिलता है ना। डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते कि इन पाकिस्तान इज सक्सेसफुली स्टेब्लिश्ड। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं और उनको हम एक सेपरेट चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में, जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो डेमोक्रेसी हमारे सामने कैसा चैलेंज था कि भाई हम कैसे जो है डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे, कैसे हम इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, और कैसे हम जो है उसके लिए जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड हैं वो हम करेंगे। दुनिया में ये पहली बार होने जा रहा था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है ना। आज भी हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन उस टाइम भी इंडिया की अच्छी खासी आबादी थी, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपना राइट टू वोट कैसे यूज़ करेंगे, क्या सभी को राइट टू वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम लोग जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिक्लेयर हो गया था कि भाई हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे लोग अपने जो वोटिंग राइट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल पे करने जा रहे थे। और इसीलिए कहा गया था कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे पाकिस्तान का, नेपाल का, ठीक है, बांग्लादेश का, ये कुछ ऐसे देश हैं हमारे नेबरिंग कंट्री हैं जहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश तो हुई बट वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पा रही है। लेकिन आप देखो कि ये हमारे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स की एक दूरदृष्टि हम कह सकते हैं, एक उनकी समझ कह सकते हैं। हमारे देश के जो उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी थी उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चलाना, उनको स्टैब्लिश करना, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ इस देश के लोगों को भी जो है मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इस देश में उसकी स्थापना की, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसलिए कहा भी गया था कि ये इंडिया जो है एक बहुत बड़ा जो जुआ है वो खेलने जा रहा है ना। पूरी दुनिया की नज़र थी कि भारत जो है वो कैसे सक्सेसफुली लोकतंत्र की स्थापना कर पाता है, ठीक है ना। और हमने हालांकि सक्सेसफुली लोकतंत्र की स्थापना करी भी है ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप देखो कि तब से लेके आज तक जो डेमोक्रेसी है वो हमारे इंडिया में सक्सेसफुली रन कर रही है। हालांकि हमने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए, ठीक है, और हमने कई सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस किया, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी हमारे सामने एक सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई अब इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई है, ठीक है, आफ्टर नेशन बिल्डिंग टू शेप अ नेशन, हम कैसे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे जिसका सपना हमने देखा था। उसके बाद थर्ड चैलेंज वॉज कि कैसे, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, दैट टाइम इंडिया वॉज प्रॉस्पेरस कंट्री, है ना। हमारे यहाँ समृद्धि थी, खुशहाली थी, हमारा ट्रेड जो था वो वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ था, दूर दूर तक हमारा ट्रेड फैला हुआ था। इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड थी, इतनी डिमांड थी कि हम उसको मतलब फुलफिल भी नहीं कर पाते थे, राइट। तो उसके साथ साथ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो एक ब्रांड की तरह थे, जैसे कि आज हम देख रहे हैं जो वेस्टर्न मतलब ब्रांड्स हैं, तो उनसे भी कहीं ज़्यादा जो है उस टाइम में ब्रांड वैल्यू में देखने के लिए इंडिया के प्रोडक्ट्स ही मिलती थी, ठीक है ना। और इसी पर्पस से जो है वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, है ना, कैसे इंडिया का शोषण किया, इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन किया, और धीरे धीरे जो पैसा है वो निकल के यहाँ से जो है ब्रिटेन में गया, है ना। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, एक कोई राइटर है तो उन्होंने बताया, एक शायद न्यूज़पेपर मैगजीन है, वहाँ पे एक रिपोर्ट छपी है कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो ब्रिटेन ने इंडिया से लूटा। तो दोस्तों आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि किस मतलब हद तक अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे आर्थिक लूट मचाई, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या रहा कि सोने की कही जाने वाली चिड़िया जो है वो एक भुखमरी, कंगाली, है ना, और बैकवर्डनेस का एक सिंबल बन गई, है ना। हमारे देश में जो है फूड शॉर्टेज हमें देखने के लिए मिली। जितने भी हमारे इंडिजीनियस जो क्या कहते हैं वर्कर्स थे, ठीक है, उनके जो उद्योग थे उन सबको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। भारत को एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना के रख दिया, एक मार्केट के तौर पे बना के रख दिया। और पूरा जो हमारा जो इंडस्ट्री थी, जो हमारा व्यापार था,
वो सब जो है वो चौपट कर दिया, सब खत्म कर दिया। इससे हुआ क्या कि हमारी सोसाइटी में जो प्रोस्पैरिटी थी, जो खुशहाली थी, जो समृद्धि थी, वो खत्म हो गई। अब हमें आज़ादी मिल गई है ना। अब हमारे सामने एक तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था दोस्तों कि कैसे हम जो है अपने देश का विकास, कैसे वी विल इंश्योर, हाउ वी विल इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। ठीक है, नॉट ओनली द डेवलपमेंट, ठीक है, एक सॉरी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमारी सोसाइटी में रहने वाले सभी सेक्शंस का, है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट क्लास से बिलोंग करते हो, तो ऐसा डेवलपमेंट जिसे हम बोल सकते हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट, कैसे हम लोग इंश्योर करें, कैसे भारत को गरीबी से, जैसे आज आप देख रहे हो 2025 में जो है इंडिया अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन के उभरा है। हम लोग मून तक, मार्स तक पहुंच गए हैं ना, तो काफ़ी कुछ इंडिया ने अचीव कर लिया है। तो ये अचीव की जो जर्नी है, जो आज इंडिया यहाँ तक पहुंचा है और आगे भी हम लोग बहुत कुछ अचीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, इस डेवलपमेंट की जो शुरुआत होती है वो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस होती है, कि कैसे जो है हम लोग एक ऐसा डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे जो सोसाइटी के सभी सेक्शन को क्या दे, बेनिफिट दे। तो ये मेनली 3 जो चैलेंजेस थे वो हमारे सामने थे, ठीक है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दीज चैलेंजेस, ठीक है। कि पहला चैलेंजेस था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की हाउ वी विल शेप नेशन, ठीक है, कैसे हम इंडिया का जो है यूनिफिकेशन करेंगे, कैसे हम अपने नेशन को शेप देंगे, ठीक है, कैसे प्रिंसली स्टेट उस टाइम में जो थे टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंडिया के साथ मर्ज किया जाएगा ना, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद सेकंड चैलेंज था कि कैसे हम लोग जो है वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश, हाउ वी विल एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ठीक है, हाउ वी विल इम्प्लीमेंट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये हमारे सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाउ वी विल इंश्योर दी डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ कि हाउ वी विल दी रिड्यूस दी पॉवर्टी एंड वी विल क्रिएट दी एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये 3 मेन चैलेंजेस थे जो इंडिया के सामने थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में इंडिया को आज़ादी मिली, और उस टाइम हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे और कौन कौन से चैलेंजेस को हमने फेस किया। तो आगे आने वाली क्लास में मैं उन बाकी के जो टॉपिक्स हैं आगे उनको भी डिस्कस करूंगा। आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको जो है आज की क्लास पसंद आई होगी, आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।